नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी पैट 2023 के लिए जीके की 28वीं क्लास है, जहां पर आज हम जीके के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। और दोस्तों, आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मैंने जीके की हिंदी की क्लास भी आज से देना शुरू कर दी है, तो इसलिए आप जाकर हिंदी की क्लास को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने पढ़ाया है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसमें मैंने पूरी 50 मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में आपको पढ़ाया है, और इसके आगे भी फिर जो भी होंगी उन्हें मैं पढ़ाता रहूँगा। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ आज बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुझाव दिया गया कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो बताइए भाई, वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने यह सुझाव दिया कि जब भारत स्वतंत्र हो जाए तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके समाप्त कर दिया जाए? तो वो थे भाई महात्मा गांधी। किसने सुझाव दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो दोस्तों, जो भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था तो उस समय हमारे जो देश के जो बड़े बड़े नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया गया था और अलग अलग जेल में रखा गया था। तो ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो इन्हें बताइए इन्हें किस जेल में उस समय रखा गया था? तो इन्हें रखा गया था बांकीपुर जेल में। ठीक है, बिहार की बांकीपुर जेल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो बताइए भाई, वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर, किस तट पर भाई? तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे भाई? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया? दोस्तों, ये जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं और जो समाचार पत्र हैं, ये जितने भी प्रकाशित किए गए सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए याद रखें, जो सोम प्रकाश समाचार पत्र है ये किया गया था भाई किसने शुरू? तो ये किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने। ठीक है, इन्होंने इस पत्र को शुरू किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की? तो बताइए, वह कौन व्यक्ति था जिसने वर्ष 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वो थे भाई जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और बहुत सी परीक्षाओं में ये पूछा जाता रहा है। चलिए बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। तो ये है आपके अनुच्छेद 108। मैंने आपसे कहा था ना, सारे अनुच्छेद पढ़ा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से पूछा जाएगा। तो भाई, वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो वो है आपका अनुच्छेद 108। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 108। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, जो संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं भाई? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और यदि वह भी अनुपस्थित है, मान लो अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तो फिर बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। कौन करेगा भाई? लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई है? तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो बात कही गई है वो की गई है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, जो बांग्लादेश है इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्या है भाई बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल? कबड्डी। आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है कि भारत के पड़ोसी देश, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से फंस जाता है। चलिए, अगला अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बताइए बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? तो भाई, बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। और ऐसे ही मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा का नाम है टका। और जो राष्ट्रगान है, तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है आमार सोनार बंगला। क्या है भाई राष्ट्रगान का नाम? तो ये है आमार सोनार बंगला।
चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन क्या है हमारा, स्नाइडर कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये आपका जो है लिखा है ना, आपको बता देता हूँ, ये स्नाइडर लिखा है, ये टाइप थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये स्नाइडर। तो बताइए स्नाइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो स्नाइडर कप है ये है आपका, ये आपका किससे संबंधित है, तो ये है आपका पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये है आपका पोलो से संबंधित। चलिए बताइए दोस्तों, ये इसका हम रिवीजन करेंगे, इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो उबेर कप किससे संबंधित था, तो ये है आपका बैडमिंटन से, कई बार पढ़ चुके हैं उबेर कप बैडमिंटन। अच्छा नेहरू कप, तो मैंने बताया था कि नेहरू जी जो थे, चाचा नेहरू, तो वो बास्केट में बच्चों के लिए बॉल लेकर आए, तो इसलिए नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। ऐसे ईरानी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, और रंगास्वामी कप है हॉकी से। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, तो ये है हॉकी से। चलिए आगे देखते हैं, इसका फिर से रिवीजन करते हैं। बताइए नारंग कप किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो नारंग कप है वो है बैडमिंटन से संबंधित। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि बैट पर नारंगी रंग की चादर पड़ी है, तो इसी नारंग कप है बैडमिंटन से संबंधित। अच्छा फेडरेशन कप किससे है, तो फेडरेशन कप एक तो आपका वॉलीबॉल से संबंधित है और एक है आपका पोलो से संबंधित। ऐसे ही खेतान ट्रॉफी, तो ये है आपका शतरंज से संबंधित। डेविस टेनिस है, और ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये आपकी हॉकी से संबंधित। चलिए बताइए भाई, रानी झांसी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये है आपकी क्रिकेट से संबंधित। ऐसी देवधर ट्रॉफी, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा बेटन कप है हमारा हॉकी से संबंधित, और दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से है, और राधा मोहन कप किससे संबंधित है, तो ये है आपका पोलो से। और बोस ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये है आपकी क्रिकेट से। तो इसे भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, अब तक तो आपको याद भी हो गई होगी। अब यहाँ से कुछ नई वाली भी आपको मिलेंगी, हालांकि इन्हें मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, लेकिन कुछ नई भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। बताइए डूरंट कप किससे संबंधित है, तो दोस्तों जो डूरंट कप है वो है आपका फुटबॉल से संबंधित। ऐसे ही थॉमस कप है आपका बैडमिंटन से, ठीक है। थॉमस कप किससे संबंधित है, तो ये है बैडमिंटन से। अच्छा हॉफमैन कप किससे संबंधित है, तो ये है आपका टेनिस से। हॉफमैन किससे, टेनिस से। और विलियम जोन्स कप, तो ये है आपका बास्केटबॉल से। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से। एजरा कप पोलो, एजरा कप पोलो। और गुरु नानक प्रतियोगिता, तो ये किससे संबंधित है, तो ये है आपकी हॉकी से, ठीक। जो गुरु नानक प्रतियोगिता है ये है आपकी हॉकी से संबंधित। अब ये है एकदम नई वाली, ये एकदम नई है। चलिए बताइए महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है, तो ये है आपका हॉकी से संबंधित, ठीक है। जो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप है ये है आपका हॉकी से संबंधित। ऐसे ही रणजी ट्रॉफी बहुत बार आपने सुना होगा, तो ये है क्रिकेट से संबंधित। और जो कन्फेडरेशन है ये है फुटबॉल से, ठीक है। कन्फेडरेशन किससे संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से। और राइडर कप किससे संबंधित है, तो ये है आपका गोल से। और सिंधिया गोल्ड कप किससे संबंधित है, तो ये है आपका हॉकी से। देखो दोस्तों कन्फ्यूज मत हो ना, ये कन्फेडरेशन लिखा है, जो कन्फेडरेशन कप है ये है आपका फुटबॉल से संबंधित। और आपका जो ये जो कौन सा था फेडरेशन कप, ठीक है, जो फेडरेशन था ये है आपका वॉलीबॉल से। तो ध्यान से देख लो, ये फेडरेशन है, ये कन्फेडरेशन नहीं है। कन्फेडरेशन उधर है और ये है फेडरेशन। फेडरेशन कप किससे संबंधित है, तो ये है वॉलीबॉल से और पोलो से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, आप फेडरेशन समझ लो, नहीं है, ठीक है। फेडरेशन आपका वॉलीबॉल और पोलो से, और जो कन्फेडरेशन है ये है आपका फुटबॉल से संबंधित, जिसमें कंफ्यूज ज़रा भी नहीं होना है। अच्छा राइडर कप गोल से संबंधित, और सिंधिया गोल्ड कप किससे है, तो ये है आपका हॉकी से। अरे ये 2 बार लिख गया, कोई बात नहीं। चलिए अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों नदियों के किनारे शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसके हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बताइए अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो ये आपका साबरमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है, यह है आपका साबरमती नदी के किनारे। चलिए अब जानते हैं भाई हरिद्वार किस नदी के किनारे है, तो हरिद्वार है आपका गंगा नदी के किनारे। और कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो ये है आपका हुगली नदी के किनारे। लखनऊ किसके किनारे है, तो लखनऊ है गोमती के किनारे। लखनऊ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश का है। ऐसे ही नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे। यमुना भी, मथुरा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मथुरा भी उत्तर प्रदेश का है, तो ये है आपका यमुना नदी के किनारे। अच्छा ग्वालियर किस नदी के किनारे है, तो ये है चंबल के। और विजयवाड़ा है आपका कृष्णा नदी के किनारे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, हरिद्वार गंगा नदी, कोलकाता हुगली नदी, लखनऊ गोमती नदी, नासिक गोदावरी नदी, मथुरा यमुना नदी, ग्वालियर चंबल नदी और विजयवाड़ा कृष्णा नदी। ये दोनों ध्यान से पढ़ें, ग्वालियर चंबल नदी और विजयवाड़ा कृष्णा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मेरे दोस्तों जो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है यह है आपका आंध्र प्रदेश में,
ठीक है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी बना सकते हैं, बहुत आसान लग रही है मुझे। देखो, पापी लोग कौन होते हैं? जिनकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई होती है, ठीक है, जो मतलब आंख होते हुए भी अंधे बने हुए फिरते हैं, ठीक है। जैसे जिनकी आंखों पर पट्टी पड़ी और लगातार पाप कर रहे जा रहे हैं भाई, तो वो पापी। तो इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश। भाई जिसकी आंख होते हुए भी उसकी आंखों पर पट्टी पड़ी है और वो लगातार गलत काम करता जा रहा है, और कहते हैं कि आंख होते हुए भी एक तरीके से अंधे बने हुए हैं और लगातार गलत कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए वो यानी कि पापी होगा। तो पापी कौन हुए? तो वो आंध्र प्रदेश, ठीक। मतलब इस तरह से आप सोच सकते हैं, अगर आपको सही लग रही तो आप सोच लो। वैसे फिलहाल मुझे तो इसी तरह से याद हुई है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बताइए, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों, जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है यह है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। अच्छा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है आपका केरल में। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये असम में है। मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूँ, ये एक भी राष्ट्रीय उद्यान मैंने नहीं छोड़ा, जिस समय वही लाए हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। फिर से एक बार पढ़ लो भाई, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है आपका असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यानी कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान, ठीक है। यानी कि जो राजस्थान है इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर? बहुत इंपॉर्टेंट है गरसोप्पा जलप्रपात। तो आपका जो गरसोप्पा जलप्रपात है ये शरावती नदी में है, और किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में, ठीक है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है शरावती नदी पर। और किस राज्य में है गरसोप्पा जलप्रपात? क्यों पूछा जा सकता है कि बताइए गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर है या किस राज्य में? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, भारत का वह राज्य जो चीन के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। चलिए जानते भाई चीन के साथ में कौन कौन से हमारे भारत के राज्य सीमा लगाते हैं। तो इसमें है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, यानी कि हमारे 4 राज्य चीन के साथ में सीमा लगाते हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। अच्छा, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ में सीमा लगाता है, तो वो है आपका लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। तो याद रखो भाई, चीन के साथ में 4 राज्य, ठीक है, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अग्निकुंडल खान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं, खान से रिलेटेड होते हैं। तो आपकी जो अग्निकुंडल खान है ना, यह है आपकी तांबा से संबंधित। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है तांबे की एक खान है अग्निकुंडल खान, तो इसलिए तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश में। अग्निकुंडल खान किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। दोनों क्वेश्चन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैलरी बहुत पूछी जाती है। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, उनका वेतन होता है 2,80,000 रुपये। कितना होता है? 2,80,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों, जो पंचायत का जो सदस्य बनते हैं तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित है तो वो है 21 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष निर्धारित है? तो ये है 21 वर्ष। देखो, पंचायत का सदस्य बनने की बात कर रहे हैं, वोट डालने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वोट डालने की बात होती तो 18 वर्ष है, लेकिन अगर आपको सदस्य बनना पंचायत का तो उसके लिए पहले आपको 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार जरूर बना लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए जो हिंदू राजा दिखलाए गए हैं तो वो कौन है? वो है समुद्रगुप्त। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप देखना जाके गुप्त साम्राज्य में जो आपके लिए अलग से टॉपिक दिया है वो है समुद्रगुप्त का। आपको समुद्रगुप्त में मैं बाद में फिर से पढ़ाऊँगा, थोड़ा गहराई से मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है? तो बताइए भाई, वह कौन सा उपनिषद है जिसमें चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है?
तो भाई आपका जाबालोपनिषद, ठीक है। कौन सा है? जाबालोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है। तो दोस्तों जो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है ना, वो होता है भाई वेद। कौन सा होता है? वेद। ये मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, वो समझेगा यार उपनिषद लगाऊं, पुराण लगाऊं, वेद लगाऊं या महाभारत लगाऊं। चलो महाभारत तो चलो एक ग्रंथ हो गया, लेकिन इनमें तो कंफ्यूज हो सकता है ना, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हिंदू धर्म का जो आधार ग्रंथ है वो है वेद। ये आपके वैदिक संविधा से क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गुड़ी पर्व मनाया जाता है? तो दोस्तों जो गुड़ी पर्व जिसको हम कहते थे गुड़ी पड़वा, तो ये जो मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। किस में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बताइए वह कौन सा राज्य है जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, ठीक। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में। और किस राज्य में है? तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो जाने मैंने कितनी परीक्षाओं में देखा है। जो संगीत नाटक अकादमी है ये आपका है नई दिल्ली में स्थित। कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका नई दिल्ली में स्थित। एसएससी में तो बहुत बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो मनाया जाता है भाई 29 जून को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। चलिए मार्च के जो दिवस है इनका रिवीजन करते हैं। बताइए भैया शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो जो शून्य भेदभाव दिवस है वो मार्च की 1 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च को ही हमने प्रण ले लिया है कि हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। चलिए विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, जन औषधि दिवस 7 मार्च को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अगर आपसे पूछ ले जाए कि जन औषधि सप्ताह, तो लिख लेना 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन फिलहाल सप्ताह हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी आप इतना याद रखें कि जो जन औषधि दिवस है वो मनाया जाता है 7 मार्च को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। चलिए बताइए विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 9 मार्च को। ऐसा ही CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका मनाया जाता है 16 मार्च को। कब मनाया जाता है भाई? 16 मार्च को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हालांकि अब तो याद हो ही चुके होंगे, अब तो ये बात कहने की ज़रूरत भी नहीं है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और जो विश्व जल दिवस है ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ऐसे ही आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और जो शहीद दिवस है ये भी आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। बताइए विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 मार्च को और जो विश्व रंगमंच दिवस है ये मनाया जाता है आपका 27 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब हैं हमारे अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस। बताइए अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस मनाया जाता है आपका 4 अप्रैल को। ऐसे ही राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को। नेक्स्ट है समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो समानता दिवस है ये मनाया जाता है आपका 14 अप्रैल को। ऐसी विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता था? तो वो मनाया जाता 22 मार्च को। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए बताइए विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को। ऐसे ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया था आपका 26 अप्रैल को। अच्छा आयुष्मान भारत दिवस और जो विश्व पशु चिकित्सा दिवस है ये दोनों मनाए जाते हैं आपके 30 अप्रैल को। चलिए ये आ गए हमारा मई के महत्वपूर्ण दिवस। पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 1 मई को। और ऐसे ही आपका जो विश्व हास्य दिवस है यही मनाया जाता है आपका 1 मई को।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और विश्व अस्थमा दिवस भी 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और विश्व अस्थमा दिवस ये दोनों मनाए जाते हैं 3 मई को। अच्छा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 मई को। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तो ये मनाया जाता है 11 मई को। चलिए नेक्स्ट का है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। अगला है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व कछुआ दिवस है ये मनाया जाता है 23 मई को। ऐसी राष्ट्रीय मंडल दिवस तो ये मनाया जाता है 24 मई को। विश्व थायराइड दिवस 26 मई और माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। चलिए, यह है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जो है होमवर्क में, और इसमें जो बच्चा इसका आंसर देगा मैं उसका नाम अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। बताइए भाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? तो बताइए, क्या वेतवा नदी पर है, चंबल नदी पर है, यमुना नदी पर है या महानदी पर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार यूपीपीएससी 2023 की क्लासेस कराई जा रही हैं। आज हमने हिंदी की भी क्लास करा दी है और अब हम कराएंगे करंट अफेयर की क्लास। तो इसलिए चैनल से जुड़कर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये चैनल आपकी बहुत मदद करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।